देखिए बेटे, अब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री है क्या आपकी? स्टोइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की मेजरमेंट जो हम करते हैं उसी को बेसिकली हम स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, अगर आपको बोला जाए इट इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अब मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट क्या है? देखिए, जैसे कि अगर हमने एक रिएक्शन लिखी N2 + 3H2 gives 2NH3, वी आर फॉर्मिंग अमोनिया। अब हमें अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए वी रिक्वायर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म अमोनिया। और रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया तो हम देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन इज बेसिकली 6 और यहाँ भी 6 है। तो मैंने इस रिएक्शन को प्रॉपर्ली बैलेंस्ड करके लिखा है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम कहीं जाके स्टोइकियोमेट्री के साथ डील करते हैं। अब ये नहीं कि आपने लिखा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया एंड दैट्स इट। ये एक बेसिक इक्वेशन है जो बताता है कि अमोनिया बनाने के लिए हमें इन इन चीजों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में हमें ये समझ नहीं आएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी ने कितना अमोनिया बनाया। तो उसको वो जो स्टोइकियोमेट्री है दैट इज व्हाट, जो नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली स्टोइकियोमेट्री, जो आपकी मेजरमेंट्स को अब आगे जाके एक्सप्लेन करेगी। तो हमने जब इसको बैलेंस किया तो देखा कि हाइड्रोजन आ रहे हैं 3 और ये पूरा अमोनिया आ गया है 2। तो अब ये जो आगे नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर आप देख रहे हो 1, 3, 2, दिस इज बेसिकली स्टोइकियोमेट्री। अब यहाँ जो स्टोइकियोमेट्री है वो ये शो करती है कि जब हम नाइट्रोजन का 1 मोल लेंगे तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए 3 और अमोनिया कितना बनेगा 2। तो ये एक स्टोइकियोमेट्री मतलब ये एक रिएक्शन जो हमें एक्सप्लेन करती है व्हेन वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वी हैव टू टेक 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने 1 मोल नाइट्रोजन लिया तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन 3 मोल लेना ही लेना पड़ेगा, तभी जाके वो 2 मोल अमोनिया बना पाएगा। अगर आप इससे कम लेते हो या इससे ज्यादा लेते हो तो उस केस में ये 1 मोल नाइट्रोजन या तो कम पड़ जाएगा या ज्यादा पड़ जाएगा। दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री। बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने जब एक इक्वेशन को बनाया तो उस इक्वेशन में हर एक चीज कितने रेशो में यूज हो रही है, कि यहाँ नाइट्रोजन 1 मोल हमने लिया, उसके लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है 3 मोल, और ये पूरा का पूरा कंज्यूम होने वाला है। जब ये दोनों 1:3 के रेशो में कंबाइन होंगे तो ये प्रॉपर्ली 2 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन कर देंगे। दिस इज बेसिकली स्टोइकियोमेट्री। तो ये एक मेजरमेंट है जो हमें एक मोल मोल रिलेशनशिप शो कर रहा है। दिस इज आई एम मेंशनिंग ओवर हियर अ मोल मोल रिलेशनशिप। देखिए, क्योंकि मैं आपको हर चीज मोल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। मैंने बोला इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और तब जाके ये बनेगा 2 मोल। तो मैंने यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स का क्या डिस्कस किया? मोल। सो दिस इज मोल मोल रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। अब वो रिलेशन आप मोल मोल के थ्रू निकाल सकते हो, आप मोल मास के थ्रू निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल सकते हो, आप मास वॉल्यूम निकाल सकते हो, और फर्दर हम किसी भी तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मैं इसको किस किस तरह से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, ये तो हो गया आपका मोल मोल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप में हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन इज 1 मोल ओवर हियर। व्हेन नाइट्रोजन इज 1 मोल तो हम क्या देखते हैं कि एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम। तो N2 का मास कितना होगा बेटा, इट कम्स आउट टू बी 28 ग्राम। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 2, तो इट इज बेसिकली 2 ग्राम। लेकिन पूरा H2 यूज कितना हुआ 3 मोल, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा 6 ग्राम। सेम अमोनिया देख लीजिए आप, अमोनिया में अगर मैं निकाल के दिखाऊं अमोनिया का मोलर मास, तो नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1 और
हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं 1 into 3, सो इट इज बेसिकली 17 हो जाएगा आपका। 14 plus 3 is equals to 17 gram, but here 2 moles of ammonia is forming, so 2 into 17 it comes out to be 34 gram. So this is mass mass relationship. अब इसी इक्वेशन को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? एक तरीका था, मैंने बोला 1 मोल नाइट्रोजन में 3 मोल हाइड्रोजन मिलाओ तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। इज दैट करेक्ट? इट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमने बोला अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन लेती हूँ तो हाइड्रोजन कितना मुझे चाहिए, कितना चाहिए 6 ग्राम, और आपका अमोनिया कितना बनेगा 34 ग्राम। तो मैंने बोला 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंस विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। सो इट इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें हमने एक स्टोइकियोमेट्री को एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मेरा तरीका अलग था, मैंने इसको मास मास में रिलेट किया। सो दिस इज मास मास रिलेशनशिप। I think it is clear now. So this is basically a stoichiometry. इसी को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? या एक चीज और देखिए, इसी में मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसमें देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो फर्स्ट लॉ जो है आपका, वो लॉ कहता है कि जितना मास आप रिएक्टेंट का लेंगे उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलेगा। तो मैंने जब ये रिएक्शन बनाई थी तो मैंने कोई मास देख के रिएक्शन नहीं बनाई, मैंने बस इसके मोल्स को बैलेंस किया। और अब आप खुद देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना था 28 ग्राम, हाइड्रोजन कितना लिया 6 ग्राम, और आप दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 34 ग्राम। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास आपने रिएक्टेंट का लिया था एग्जैक्टली उतना ही मास प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी चेंज हो गई। क्या? पहले वो 34 ग्राम रिएक्टेंट का था जिसमें 2 जने बैठे हुए थे, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी, लेकिन अब वही 34 ग्राम पूरा किसका है? सिर्फ एक सिंगल अमोनिया का। सो दिस इज द डिफरेंट कि आपकी जो फॉर्म है जो वो चेंज हो गई है। पहले वो मास रिएक्टेंट का था, अब वो मास प्रोडक्ट का है। या बोल सकते हैं कि पहले वो मास नाइट्रोजन हाइड्रोजन का था, अब वो मास अमोनिया का है, लेकिन मास इज रिमेन सेम। इसी में कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आप जितना मास रिएक्टेंट का लेते हैं कभी कभी उतना मास प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं होता, उससे थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो वो जो थोड़ा बहुत कम मास आपका जो मास में फ्लक्चुएशन आती है, दैट इज मास कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आइंस्टीन की एक इक्वेशन है जिसमें बोला जाता है E is equals to mc square। E is equals to mc square एक्सप्लेन करता है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो कई बार रिएक्शन में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से कुछ आप देखते हैं कि प्रोडक्ट में उतना मास फॉर्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम हो गया। अगर वो कम हुआ है तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत नहीं है, सिर्फ वहां पे फर्क कितना आया है कि मास जो है वो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। सो कंटिन्यू टू स्टोइकियोमेट्री। तो ये तो था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बाकी हम बात स्टोइकियोमेट्री की कर रहे हैं। इसी में आप देखो मैं मास मोल रिलेशनशिप भी ले सकती हूँ। मास मोल रिलेशनशिप में हम सिंपल लिख सकते हैं। मैंने बोला ये 28 ग्राम, ये 6 ग्राम, और मैं क्या इसको 2 मोल लिख सकती हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये 34 ग्राम था, लेकिन वो 34 ग्राम आया किसका था? वो 2 मोल का ही तो आया था। तो मैं इसको 34 ग्राम लिखूं या 2 मोल लिखूं, बात तो एक ही है। अब मैं इसको बोलूंगी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 2 मोल अमोनिया फॉर्म हुआ। तो मैंने रिएक्टेंट का मास एक्सप्लेन किया और प्रोडक्ट के मोल एक्सप्लेन किए। सो दिस इज मास मोल रिलेशनशिप। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज ऑल्सो मास एंड मोल रिलेशनशिप। तो डिपेंड करता है आपके नजरिए पे और आपके क्वेश्चन के नजरिए पे कि क्वेश्चन आपको पूछा किस वे में गया है।
अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्टेंट के मास दिए गए और प्रोडक्ट का मोल पूछ लिया जाए, या रिएक्टेंट का मोल दिया है प्रोडक्ट का मास पूछ लिया जाए, या दोनों को मोल से ही रिलेट कर दिया जाए, तो ये सभी स्टोइकियोमेट्री है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप रिएक्शन को किस तरीके से, किस किस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं छोटा सा। अब आपको बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब स्टोइकियोमेट्री की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब भी आप स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है कि आप इक्वेशन को बनाओ, उसके बाद उस इक्वेशन को बैलेंस भी करो, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितने रेशो में दूसरे एलिमेंट के साथ डील करता है, तब वो क्वेश्चन आगे जाके प्रोसीड कर पाएगा। और अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो आप वहीं पे फेल हो। सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म करना है बाय जो कि वाटर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बाय कंबशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन होता क्या है, CH4, दिस इज मीथेन। इसकी कंबशन कराते हैं, तो कंबशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब आप मीथेन की कंबशन कराओगे तो क्या बनेगा, इट मस्ट बी नोटेड दैट जब भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, अगर आप कंट्रोल्ड कंबशन ना कराएं तो, जैसे अगर आप किसी भी चीज को बर्न करते हैं, कंबशन का मतलब बर्न करना ही होता है, और जब आप कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड किसी भी कंपाउंड की कंबशन कराएंगे तो उसके हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, सिंपल। तो ये आपकी कंबशन रिएक्शन है। यहाँ पे बेंजीन होता C6H6, यहाँ मीथेन है, अभी ब्यूटेन होता, पेंटेन होता, कुछ भी होता, एनी हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओगे तो आपको हमेशा दो ही चीजें मिलेंगी, एक CO2 और एक H2O, लेकिन एक ही कंडीशन में, कब, जब आप उस कंपाउंड की कंप्लीट कंबशन कराते हैं। तो अगर मैं इसमें कंट्रोल्ड कंबशन करा दूं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कंट्रोल कंबशन कराया जा सकता है, या फिर कैटालाइटिक कंबशन भी कराया जा सकता है, जिसमें हम एक कैटलिस्ट के थ्रू कंबशन कराते हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेरी कर जाते हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको CO2 और H2O ही मिलेगा। तो यहाँ कुछ कंडीशंस तो हमें मेंशन नहीं है, हमें बोला गया है सिर्फ कंबशन कराना है। अब वो कंबशन कराने के लिए सीधा सीधा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर दिया। अब इक्वेशन तो बना ली हमने, अब दूसरा काम क्या है हमारा, बैलेंस करना। तो बैलेंस करते हैं। फिर देखिए कार्बन तो दोनों साइड 1 ही रेशो में है, हाइड्रोजन इज 4 और यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधा सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है आपको। हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन देख लो, अब आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो अब हमारी जो इक्वेशन है ये क्या कहती है, ये कहती है कि जब हमने 1 मोल मीथेन लिया तो उसके साथ 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ये फॉर्मेशन हो गई आपकी। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि मीथेन कितना है, 16 ग्राम। 16 ग्राम जब मीथेन है तो वाटर का अमाउंट कितना बनेगा, उसने पूछा वाटर का अमाउंट, मींस आपको वेट पूछा गया है और वेट ही दिया गया है। तो यानी कि दिस इज मास मास रिलेशनशिप, आपको मास से मास रिलेट करना है। सिंपल, आपको जो दिया गया है और जो पूछा गया है सिर्फ उसी को कोरिलेट करो, बाकी को रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, उतना ही पूछा गया है क्योंकि। तो अब देखो मीथेन कितना है, 16 ग्राम। तो सबसे पहले मैं स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देख लूं क्या ये 16 ग्राम है, कम है या ज्यादा है। तो अब आप देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 into 4 ये कितना आ जाएगा आपका 16 ग्राम। तो यहाँ पे ये 16 ग्राम ही है। अब 16 ग्राम CH4 कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल के साथ। 1 मोल O2 का मास कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का हो गया 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 64 ग्राम। और आपको पूछा गया है वाटर। अब आप
देख लेते हैं। ये जो वाटर है, वाटर का मास निकालो। हाइड्रोजन 1, एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये पूरा आ जाएगा 18। लेकिन इसके मोल्स कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 ग्राम। अब आप देखिए, अगर मैं इसको ग्राम से ग्राम में रिलेट करती हूँ तो मेरी स्टोइकियोमेट्री कहती है कि अगर CH4 कितना है 16 ग्राम, तो H2O कितना बनेगा 36 ग्राम। दिस इज बेसिकली व्हाट स्टोइकियोमेट्री इज सेइंग, कि स्टोइकियोमेट्री कहती है ये 16 ग्राम है तो वो 36 ग्राम बनेगा। मैंने इन दोनों को नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि वो हमें पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन में, इसको और उसको रिलेट किया गया है। तो मैंने इक्वेशन बनाया, उसको बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद मैंने सीधा मास मास रिलेशनशिप निकाल लिया। मैंने देखा ये 16 ग्राम है और वाटर कितना फॉर्म हुआ है 36 ग्राम। सो क्वेश्चन में भी यही पूछ लिया गया कि 16 ग्राम मीथेन है, बताओ वाटर कितना बनेगा। तो इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, 16 ग्राम ही था ये, और वाटर कितना बन गया 36 ग्राम। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहीं पे अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर देते, सपोज दैट ये 16 के बजाय मेरे को 8 ग्राम दिया होता कि हमारे पास 8 ग्राम मीथेन है, बताइए वाटर कितना बनेगा। अब अगर ये 8 ग्राम है और मीथेन बनाना है तो सबसे पहले आप 1 ग्राम के लिए निकाल लो। 16 ग्राम है अगर ये, तो इस 16 ग्राम से कितना बनता है 36 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, देखो 16 ग्राम से कितना बनता है 36 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 36/16, और मुझे बनाना है 8 के लिए, तो 8 ग्राम के लिए कितना बन जाएगा इंटू में 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम। या आप सीधा सीधा हाफ भी कर सकते थे, देखो 16 से 36 बनता है, तो अगर ये 8 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 18 ही बनेगा, ये आधा है तो वो आधा ही बनेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कोई स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन बनाओ, बैलेंस करो। जिसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया, मास दिया है मास पूछा गया है, मास मास रिलेट कर दो, मोल दिया है मोल पूछा गया है, मोल मोल रिलेट कर दो। इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बेटा, आपको बोला गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी moles of methane are required to produce 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अब आप देखो जरा, इस क्वेश्चन में मोल और मास दोनों को रिलेट किया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मोल निकालने हैं और दिया गया है ग्राम, तो आप मोल और मास को रिलेट कर लो, सिंपल। आपको पूछा गया है कि मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, कब, जब उसका कंबशन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिले 22 ग्राम। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, वही इक्वेशन बनेगी CH4 + O2 gives CO2 + H2O। इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब इस बैलेंसिंग में अब मैं सीधा सीधा उनको रिलेट करूंगी जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया, सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, मोल्स पूछे गए हैं मीथेन के, यानी कि ये हमसे पूछा गया है, और CO2 का अमाउंट कितना दिया है 22 ग्राम। जब ये 22 ग्राम है तो बताओ मोल्स कितने होंगे, यानी इसका मास और इसके मोल्स को रिलेट किया जा रहा है। तो आप सिंपल देखो, मैं इसके मोल्स लूंगी और उसका मास लूंगी। यहाँ पे इसका मोल कितना है 1 मोल अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है, जो आपकी इक्वेशन जैसी बनी हुई है वो दैट बेसिक इज स्टोइकियोमेट्री। तो बेसिक क्या कहता है, ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएगा 1 मोल, और इस 1 मोल का मास कितना होगा निकाल लो। कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। तो अब आप देखिए, जब ये 1 मोल था तो इसका कितना बन रहा था 44 ग्राम। सिंपल, ये तो स्टोइकियोमेट्री ने बता दिया ना, हमें बेसिक दे दिया कि 1 मोल 44 ग्राम जो है फॉर्म करता है। अब 22 ग्राम के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, हाफ हो गया ना सीधा सीधा। ये 44 था, इसके लिए 1 मोल, तो 22 के लिए कितने मोल, हाफ कर दो इसका, तो ये 0.5 मोल आ जाएगा।
कैलकुलेशन थी, हाफ था तो मैंने इसका हाफ कर दिया, हाफ नहीं होता तब भी हम कर लेते। 1 ग्राम के लिए मोल निकाल लो। अगर मुझे बोला जाए कि ये 1 ग्राम है तो इसके लिए मोल कितने आ जाएंगे 1/44। जितने भी ग्राम के लिए पूछा जाए मल्टीप्लाई कर दो। नाउ यू कैन इजीली एबल टू कैलकुलेट द मोल। तो बेटा स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री एक बेस है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूं कि जाओ, मैंने बोला जाओ एक मार्कर लेके आओ। अब अगर आप वो मार्कर लेने गए तो आप मार्कर कितने का लाओगे? 20 का, 50 का, 100 का, कितने का लाओगे? जितने का आपको मन करेगा उतने का ले आओगे। ऐसा ही करोगे या डरोगे कि पता नहीं कितने का ले जाए, मैम तो डांटेंगी फिर? तो अभी क्या है, आप कंफ्यूज हो। क्यों हो? क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपको कितने का मार्कर लाना है। अगर मैं आपको पहले से एक बेस देती कि आपको 2 मार्कर लेके आने हैं और एक मार्कर का प्राइस 20 रुपए का है, तो फिर जब आप 2 लेके आओगे तो आप 40 रुपीज का लेके आओगे। तो ये पहले से आपको क्लियर हो गया कि एक मार्कर 20 रुपीज का आता है, तो 2 40 के ही आएंगे, 3 कितने के आएंगे 60 के आएंगे, तो ये फिक्स है। लेकिन अगर मैंने सीधा बोला कि मेरे लिए 4 मार्कर लेके आओ, तो आप कितने के लाओगे? क्या आपको पता है? आपको बेसिक यूनिट ही नहीं पता, तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे बनाओगे? तो स्टोइकियोमेट्री इज द बेस। स्टोइकियोमेट्री आपको एक बेसिक फंडा देता है, एक बेसिक इक्वेशन देता है, जिस इक्वेशन के आधार पे उस क्वेश्चन को आगे जाके सॉल्व किया जा सकता है। आगे जाके कितने भी अमाउंट का कोई भी सब्सटेंस दिया जाए और उसके लिए कोई दूसरा सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो यू कैन इजिली एबल टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। लेकिन एक और चीज, जब भी अगर आप क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के बिहाफ पे सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि स्टोइकियोमेट्री में 1-to-1 कैलकुलेशन होती है। 1-to-1 कैलकुलेशन का मतलब एक दिया है, एक पूछ लिया, तो ठीक है भैया ये 1 मोल से 44 ग्राम बनता था, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा? 22 ग्राम बनेगा। बता दिया हमने कि अगर ये 2 मोल से 88 ग्राम बन रहा है तो 0.5 मोल से कितना बनेगा? 22 ग्राम बनेगा। 1:1 कैलकुलेशन है, सीधा सीधा है। मैंने बोला 1 मोल CH4 है, बताओ वाटर कितना बनेगा? 36 ग्राम बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो अभी क्या है, अगर इसी की जगह मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, क्या? अब मैंने बोला कि 1 मोल मीथेन है, 3 मोल ऑक्सीजन है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? अब मैंने 2 चीजें दी हैं आपको। मैंने बोला 1 मोल मीथेन है, 3 मोल ऑक्सीजन है, अब बताओ CO2 कितना बनेगा? तो अब आप क्या करोगे? क्या दोनों को ऐड कर दोगे? ऐसा तो नहीं होता रिएक्शंस में, है ना बेसिकली। तो जब आपको 2 क्वांटिटीज दी हो और तीसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में डायरेक्ट आप स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। स्टोइकियोमेट्री 1:1 कैलकुलेशन तो कर देगा, लेकिन जब 2 के बेसिस पे तीसरा निकालना हो तो उसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, क्या? लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको ज्यादा क्वांटिटी में दी है, कौन सी कम क्वांटिटी में दी है, या फिर दोनों परफेक्ट रेशो में दिए गए हैं। उसके हिसाब से हम तीसरी को इजीली इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही दिया है दूसरा निकालना है, फिर कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको एक दिया है एक निकालना है तो दिमाग नहीं लगाना, सीधा जो आपको समझाया गया है स्टोइकियोमेट्री लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन 2 दिए हैं तीसरा निकालना है, तो उसके लिए पहले यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट इन दैट क्वेश्चन, उसके बाद कहीं जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट।